नमस्कार। कुश्ती एक ऐसा खेल है जिसमें पहलवान की चपलता के साथ साथ उसकी चुस्ती फुर्ती के साथ साथ दिमागी तेजी की भी ज़रूरत पड़ती है और भारत कुश्ती का सिरमौर रहा है। कुश्ती भारत की पहचान रही है और अनादिकाल से हमारे, अगर हम पौराणिक काल की बात करें, माइथोलॉजिकल बात करें, तो भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम और दुर्योधन भी बहुत ज़बरदस्त पहलवान हुआ करते थे। भीम का पहलवानी में बड़ा नाम था। तो कुश्ती की परंपरा जो है भारत में, वो सनातन परंपरा रही है। लेकिन इस परंपरा को आगे बढ़ाने में जिन लोगों का बहुत नाम है, जिन लोगों का बहुत योगदान है, उनमें भारत के मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से कृपाशंकर बिश्नोई भी हैं। कृपाशंकर बिश्नोई के नाम एक बहुत ही अनूठा रिकॉर्ड है। ये दुनिया के एकमात्र ऐसे पहलवान हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल कुश्ती में एक ही बार में एक ही साथ 2 गोल्ड मेडल जीते। यूँ तो कृपाशंकर पहलवान ने इतने सारे गोल्ड मेडल जीत चुके हैं कि उन्हें खुद भी उसकी संख्या पता नहीं है। वे कॉमनवेल्थ में 7 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स भी कई उन्होंने जीते हैं। साउथ एशियन गेम्स में उनको 4 से ज़्यादा गोल्ड मेडल मिले हैं। इंटरनेशनल गोल्ड मेडल की संख्या इतनी है कि राष्ट्रीय स्तर पर जीते गए स्वर्ण पदकों की चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन कृपाशंकर अब नए स्वरूप में है, नए रूप में है। अब वो कुश्ती के कोच हैं। रेलवे की कुश्ती टीम को कई सालों से कोचिंग दे रहे हैं। भारतीय महिला पहलवानों को वो लंबे समय से कुश्ती के दांवपेच सिखा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने आमिर खान प्रोडक्शन के लिए, आमिर खान ने एक फिल्म बनाई थी दंगल। उस फिल्म के लिए पहलवानी के तमाम दांवपेच, चाहे वो आमिर खान हो, फातिमा हो, सना हो, सबको उन्होंने पहलवानी के दांवपेच सिखाए, पहलवानी के दृश्य का संयोजन किया, कोरियोग्राफी की, और अखाड़े से संबंधित जितनी भी जानकारियां उस प्रोडक्शन हाउस को चाहिए थी, अखाड़े से संबंधित जो कुछ, कुश्ती संबंधित जो कुछ सामग्री की आवश्यकता थी, वो कृपाशंकर के मार्गदर्शन और निर्देशन में आमिर खान की बेहद कामयाब फिल्म दंगल में दिखाई दी। उन्हें भारत सरकार ने अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है। मध्य प्रदेश सरकार उनको विक्रम अवार्ड दे चुकी है। इसके अलावा उनको अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। पहलवान कृपाशंकर बिश्नोई, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहलवान जी, मैं आपसे सबसे पहले तो जानना चाहता हूं कि आप अंतर्राष्ट्रीय कोच भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय रेफरी भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय टेक्निकल टीम्स के मेंबर भी हैं। ये सब उपलब्धियां आपकी बहुत शिखर पर हैं, बहुत चरमोत्कर्ष पर हैं। आप कुश्ती के हिमालय पर खड़े हुए हैं। लेकिन आपके करियर के बारे में मैं आपके मुंह से ही सुनना चाहूँगा कि आपका कुश्ती का करियर शुरुआत से, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, कैसे रहा, कैसे आपने कुश्ती शुरू की और इस मुकाम तक, जिसको हम कहते हैं कि शिखर, टॉप पर आप कैसे पहुँचे? देखिए, सारी उपलब्धियां तो आपने अभी गिना दी है, और जहां तक शुरुआत की बात है तो मैं सोनखेड़ी गांव से संबंध रखता हूं, जो खंडवा जिले के हरसूद तहसील के पास एक छोटा सा गांव है, सोनखेड़ी। पिता डूब में आ गया है अब। बिल्कुल, हरसूद जो है नर्मदा परियोजना डैम के अंदर डूब चुका है, उसको नया हरसूद स्थापित किया गया है, नई जगह बनाया गया है। लेकिन हमारा गाँव वहाँ से 20 किलोमीटर आगे पहाड़ों में ऊंचाई पर है, तो वो नहीं डूबा। वहीं पे खेती बाड़ी है, पिता किसान हैं, और चाचा ताऊओं के अंदर 7-8 भाई हैं जो पहलवानी में, हमने बचपन में जो 6-7 साल की एज थी जब हमने पहलवानी शुरू करी। चाचा खुद पहलवान रहे हैं। रुस्तमे में मध्य प्रदेश का खिताब उन्होंने जीता है, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे। उनकी एक टीस थी कि मैं अर्जुन पुरस्कार नहीं जीत पाया, मैं एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम्स जैसी प्रतियोगिताओं में पदक नहीं जीत पाया, तो मैं अपने और भाइयों के बच्चों को एक टीम तैयार करूं जिससे कि वे मेडल जीतें। तो घर परिवार से ही 7-8 भाई हम अखाड़ा बना के और पहलवानी शुरू कर दी। सिर्फ सुबह शाम ट्रेनिंग और दोपहर में हम जो स्कूल जाने का जो भी कार्यक्रम था, वो एक शेड्यूल बना दिया गया था हमारा।
तो उस शेड्यूल के तहत हम ट्रेनिंग करते रहे। वहाँ से शुरुआत हमारी कुश्ती की हुई और सातों आठों भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही अव्वल दर्जे के पहलवान रहे हैं और सभी अलग अलग डिपार्टमेंट में भारत सरकार में अभी काम पे कार्यरत है। तो आपने सोनाखेड़ी गांव नाम बताया, सोनखेड़ी नाम बताया, वहां से आपने अपने कुश्ती करियर की शुरुआत की। उसके बाद आप इंदौर आए जी, और इंदौर में आपने स्कूलिंग लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे कोचिंग करते हुए आपने कितने कॉमनवेल्थ खेले, कितने एशियन गेम्स खेले, थोड़ा सा उसके बारे में भी अपने करियर के बारे में बताएं। देखिए, जब मैं 1989 में 12 साल का था और 16 साल की एशियन चैंपियनशिप हुआ करती थी, तो एशिया के तमाम पहलवान हिंदुस्तान में आए थे और मेरी ट्रेनिंग उस लेवल तक आ चुकी थी कि मैं 12 साल का होने के बाद भी 16 साल के पहलवानों से तगड़ा था। तो इंडिया में मेरा चयन हो गया 1 नंबर टीम में। 43 केजी की बात कर रहा हूँ, जब मैं 43 किलो में खेलता था। तो मुझे आज भी याद है कि मैंने जापानीज, चाइनीज़ और पाकिस्तान के पहलवानों को हरा के फाइनल में प्रवेश किया था, जहाँ पे ईरान के केडी मोहम्मद, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि पहला प्यार नहीं भुलाया जाता, वैसे ही पहला मुकाबला जो मेरे को था एशियन चैंपियनशिप का जब मैं छोटा था, वो आज भी मुझे याद है। तो वो मुकाबला जब शुरू हुआ था और आज कई वर्ष हो गए हैं, केडी मोहम्मद नाम का पहलवान था ईरान का, जिसको 8-1 अंक से एक बहुत बड़े मार्जिन से, कुश्ती में अगर हम कहें तो ये बहुत बड़ा स्कोर है, क्योंकि दो पहलवान आपस में खेल रहे हैं। मैं जानता हूँ 8-1 बहुत बड़ा ह्यूज मार्जिन है। जी, तो उससे हराया। और जब दूरदर्शन चला करता था और मैं अशोका होटल दिल्ली में रुका हुआ था और दूरदर्शन पे जाके मैंने अपनी कुश्ती देखी, जब न्यूज़ चैनल के अंदर दिखाया गया कि भारत के कृपा शंकर ने भी 43 किलो वेट कैटेगरी में केडी मोहम्मद पहलवान ईरान को हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया, और मेरा यूं नाचते हुए फोटो दिखाया जब मैं जीत रहा था, तो एक पांव के ऊपर मैं कूदा था। तो वहां मेरे रोंगटे खड़े, आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस सीन को याद करते हुए। तो वो ऐसा स्मरण है, ऐसा सीन है जो कभी अपने जहन से मिट नहीं सकता। फिर उसके बाद आपने ये जूनियर एशियन जीती, उसके बाद पीछे पलट के मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैं गांव में बहुत शरारती बालक था। अगर कोई मेरी तरफ देख रहा था तो मैं उसको पत्थर मार के उसका सर फोड़ देता था, सिर्फ इस बात पे कि वो मेरे को क्यों देख रहा है। तो मेरे चाचा ने मेरे इस एनर्जी को कुश्ती में डालना ज़्यादा बेहतर समझा, तो मेरे चाचा का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने जब कुश्ती में मेरे को डाला कि इसकी एनर्जी इधर है, तो ये फालतू जो चीज़ें थी कि किसी का सर फोड़ देना, किसी को परेशान करना, पड़ोसियों को दुखी रखना, तो ये एक दिशा मिल गई। फिर आप एशियन गेम्स भी खेले इंडिया की तरफ से? जी हाँ, 2 एशियन गेम्स खेला, जो पुसान और थाईलैंड के अंदर। वहाँ आपकी क्या उपलब्धियाँ रही? वहाँ पे मैं 5th प्लेस पे रहा था। मेरे लिगामेंट्स में प्रॉब्लम रही थी, मिडिल मेनिस्कस टियर। फिर 2003 एशियन चैंपियनशिप दिल्ली में आयोजित हुई थी, जिसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, और एशियन जूनियर में मैंने गोल्ड मेडल जीता था। और कॉमनवेल्थ में? कॉमनवेल्थ में साउथ अफ्रीका में आयोजन हो रहा था, केप टाउन में, जहाँ पे ग्रीको रोमन स्टाइल और फ्री स्टाइल दोनों ही अलग अलग कुश्ती है, जिसका मैंने जिक्र भी किया। जी हाँ, तो दोनों में स्वर्ण पदक जीतने का एक अनूठा रिकॉर्ड बनाया, जो मुझे आज भी याद है। 7 से ज्यादा आपने गोल्ड मेडल जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स में जीते हैं। जी है, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप और वर्ल्ड कॉमनवेल्थ कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, विश्व कप स्पर्धा में, विश्व स्पर्धा में भी आपने भाग लिया? जी हाँ, मैंने कई बार भाग लिया है, और विश्व जूनियर सब जूनियर प्रतियोगिता में मैंने 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और सीनियर लेवल पर मेरी रैंकिंग 8th है। चलिए, ये कृपाशंकर बिश्नोई का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, गोल्डन रिकॉर्ड है। आप देख रहे हैं कितनी सारी सफलताएं हैं उनकी, वे खुद भी याद नहीं रख पा रहे हैं। फिर आपने इसको पेशेवर करियर के रूप में, कुश्ती को पेशेवर करियर के रूप में कैसे अपनाया और कैसे आप इसको पेशेवर रूप में खेलने लग गए? जी हाँ, क्योंकि चाचा जी जब इंदौर ले आए ट्रेनिंग करने के लिए, तो मैं एक बार का वाक्य आपके साथ साझा करना चाहूँगा। राजेश्वर विद्यालय महू में पढ़ते थे, तो हम कहीं ना कहीं बहाने ढूंढते थे कि अरे, क्योंकि रेसलिंग की ट्रेनिंग करना यानी कि हर खेल की फटीक अलग होती है। अगर वॉलीबॉल खेलेंगे तो अलग फटीक होगी, आप एंकरिंग कर रहे हैं इसकी फटीक अलग होगी, लेकिन आप दांव पेच खेल रहे हैं, एक दूसरे पहलवान को उठा रहे हैं, गिरा रहे हैं, तो उसकी फटीक एक अलग है, क्योंकि बगैर किसी साजो सामान के एक दूसरे के शरीर से खेल रहे हैं। अगर और खेलों की बात करें तो कहीं ना कहीं फुटबॉल बीच में होती है, या बैडमिंटन, रैकेट, कुछ ना कुछ होता है।
तो कुश्ती में डायरेक्ट पहलवान एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे की मसल्स के साथ खेलते हैं, तो उसकी फटीक ऐसे होती है जैसे लठों से शरीर को पीट दिया हो। तो वो फटीक के साथ हम कहीं ना कहीं बहाने ढूंढते थे जब छोटे थे, तो हम बोले किस खेल में फंस गए, तो कहीं ना कहीं स्कूल का बहाना करके हम ट्रेनिंग मिस भी करते थे। लेकिन चाचा जी ने स्पष्ट कह दिया, जिस दिन हमारी परीक्षा थी उसी दिन पेपर पढ़ाई करने लग गए। तो चाचा जी ने कहा कि भाई पढ़ाई बाद में कर लेना, अपनी ट्रेनिंग फर्स्ट करो, पेपर में फेल हो जाते हो नेक्स्ट ईयर दो। तो उस दिन हमारा काफी क्लियर हो गया कि अपने को जो करियर बनाना है वो कुश्ती ही हमें करना है, पढ़ाई बाद में है। तो उस दिन समझ में आ गया। तो वो दिन है और आज का दिन है। हमने कभी ये पेरेंट्स की ये भावना जो थी जी, ये हिंदुस्तान के पेरेंट्स की आम पेरेंट्स की भावना नहीं होती। वो कहते हैं स्टडी फर्स्ट, जी हाँ, देन स्पोर्ट्स, जी हाँ, देन योर हॉबी। जी। लेकिन जैसे ही आपके चाचा ने, आपके अंकल ने जब ये कहा कि स्टडी सेकेंडरी चीज है, स्पोर्ट्स और रेसलिंग जो है आपके लिए फर्स्ट है, तो उसी दिन आपको तय हो गया कि अब जीवन में जो कुछ बनना है वो पहलवानी में ही बनना है। उसके बाद पेशेवर रूप में आए, जैसा कि आपने कहा कि कैसे पेशेवर रूप में आए, तो उसी से हमने अपना लिया कि हमने रेसलिंग ही करनी है, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा काम नहीं है। चाचा जी ने घर में 7-8 भाइयों की एक टीम बना दी, जिससे हमें पार्टनर, जो अपने ट्रेनिंग पार्टनर के लिए कहीं भटकना ना पड़े, घर में ही छत के ऊपर अखाड़ा बना दिया। तो कहीं उसके लिए अखाड़े जाने की जरूरत नहीं है, कहीं इंस्टीट्यूशन में जाने की जरूरत नहीं है। जब 7-8 भाई 12 वर्षीय कुश्ती में पूरे हिंदुस्तान में छा गए, तो भारतीय खेल प्राधिकरण ऐसे खिलाड़ियों को स्पॉन्सर करता है और हॉस्टल सुविधा देता है। वो हॉस्टल सुविधा हमने नहीं ली, क्योंकि चाचा जी ने कहा हम घर पे ही ट्रेनिंग कराएंगे। तो साई ने हमारा घर एडॉप्ट कर लिया हॉस्टल के रूप में। तो ये सबसे बड़ी कामयाबी हमें वहां मिली। और उसके बाद साई को भी लगा कि 8 भाई 8 पहलवान राष्ट्रीय स्तर के मिल रहे हैं, तो यही हॉस्टल है और यही साई का ऑफिस है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये प्रशिक्षण को लेकर जब आप साई के साथ आ गए, तो प्रशिक्षण को लेकर आपका, ट्रेनिंग को लेकर आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? देखिए, ट्रेनिंग अलग अलग जगहों पे होती रही। जब हम नेशनल लेवल पर, हिंदुस्तान में एक प्रक्रिया है कि आप प्रदेश में जीतते हैं, फिर उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर जीतते हैं, तो हर वेट कैटेगरी के जो मेडलिस्ट होते हैं उनका एक नेशनल कैंप ऑर्गेनाइज किया जाता है, और उसका तमाम खर्चा जो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर स्पोर्ट्स उठाता है। तो वो खर्चे के जो खर्चा उठाते हैं और एक जगह कैंप ऑर्गेनाइज होता है, तो वहाँ हिंदुस्तान की हर वेट कैटेगरी की क्रीम होती है, उनके साथ हाथ पे डालना, धकाना, बॉडी को सुकड़ाना, फैलाना। तो एक विशेष प्रकार का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जिसमें हमारे साथ में रशियन कोचिज थे, इंडियन कोचिज थे, और फिर हमारे धीरे धीरे जब स्तर बढ़ने लगा, तो कोलोराडो स्प्रिंग और बुल्गारिया जैसे ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटरों में भी हमारे कैंप ऑर्गेनाइज होने लग गए। जब आगे बढ़ने लगते हैं तो हर तरह की सुविधाएं भी मिलने लगती है, और इसी तरह ट्रेनिंग को गति मिलती रही। तो आपने विदेशी कोचों से, बुल्गारिया, क्यूबा और रशियन, इन कोच से भी आपने सीखा और उनसे ट्रेनिंग ली। तो भारतीय कोच और विदेशी कोच, इन दोनों में आपका एक्सपीरियंस किस तरह का रहता है? देखिए, मैं जहां तक समझता हूं कि हमारे भारतीय कोच बहुत ही अव्वल दर्जे के कोच हैं। जैसे महाबली सतपाल का नाम आता है, गुरु हनुमान जी का नाम आता है। जो महाबली सतपाल तो सुशील कुमार जो ओलंपिक चैंपियन है उनके गुरु हैं। बिल्कुल। पद्म श्री मास्टर चंद्रगिराम जी का नाम आता है गुरुओं में। तो गुरु हिंदुस्तान में बहुत रहे हैं। लेकिन हम नेशनल कैंप की बात करें तो नेशनल कैंप में हमारे भारतीय कोचेज नहीं मिल पाते, क्योंकि वो अपने इंस्टीट्यूशन संभालते हैं, जहां उनकी अखाड़े होते हैं, वो वहीं पे ट्रेनिंग देते हैं। जैसे गुरु हनुमान दिल्ली के पास संभालते हैं, तो वो वहाँ वहीं है। हाँ, तो वो इसलिए हमें बाहर से कोच भी हायर करने पड़ते हैं, जो विदेशी कोच होते हैं। और जो भारतीय कोच होते हैं उनको अपना घर भी देखना होता है, फिर उनकी अलग पेमेंट होती है, विदेशी कोचेस की ज़्यादा होती है, और उनकी कंटिन्यूटी यहाँ बनी रहती है, उनका कोई बिजनेस यहाँ होता नहीं है, तो वो 100% वहीं पे वर्क करते हैं। तो विदेशी कोचों से ये फायदा जरूर मिलता है। लेकिन हाँ, वो अपना देश, अपना घर बार छोड़ के आया ही भारत इसलिए कि उसके पास फुल टाइम एक ही काम है, बच्चों को ट्रेनिंग देना। बिल्कुल सही है। और यही कारण है कि जो समावेश है विदेशी कोच और भारतीय कोच, इन दोनों की ट्रेनिंग की जो मध्यस्थता बिठा के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया जाता है वो लाजवाब होता है। हमें भारतीय पद्धति की कुश्ती और ओलंपिक स्टाइल कुश्ती, ग्रीको रोमन, बिल्कुल ग्रीको रोमन, फ्री जो गद्दे पे कुश्ती, एक तो जो भारत की कुश्ती तो जो है वो मिट्टी पे होती है, अखाड़े में होती है, जी जी, और एक गद्दे पर कुश्ती होती है, मैट पे होती है।
दोनों में डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंट है, दोनों के नियम अलग हैं। जैसे भारत में भारतीय शैली की कुश्ती, जिसे कि भारतीय पद्धति की कुश्ती कहा जाता है, ऐसे ही अगर आप जापान जाएंगे तो वहाँ सूमो रेसलिंग है, अगर आप ईरान जाएंगे तो वहाँ एलएस रेसलिंग है, अगर आप तुर्की जाएंगे तो वहाँ ऑयल रेसलिंग है। तो हर कंट्री की कुश्ती अलग है। इन तमाम कुश्तियों को मिला के, नियमों को मिला के एक ओलंपिक स्टाइल रेसलिंग, जहाँ पे एक ही मंच पे सारा विश्व उसको मान के खेले। तो आप तो इंडियन कुश्ती भी खेलते रहे हैं ना? बिल्कुल, शुरुआत तो उसी से हुई आपकी, जी, इंडियन जी, कुश्ती से। जी। सर, ये कृपाशंकर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस पूरी कुश्ती के पीछे आपकी प्रेरणा क्या रही? आप बार बार अपने अंकल का जिक्र कर रहे हैं, आपकी प्रेरक शक्ति कौन सी है कुश्ती को लेकर? देखिए, प्रेरणा शक्ति मैं यही कहूँगा कि चाचा जी से काफ़ी प्रेरणा मिली है। चाचा जी शिवराम पहलवान, जो कि मध्य प्रदेश के बहुत ही भूतपूर्व पहलवान रहे हैं और बहुत ही अच्छे लेवल पर मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर नाम गौरवान्वित किया है उन्होंने। तो हम उनको देख के ही। क्या शुभ नाम बता रहे हैं आप उनका? शिवराम पहलवान। जी जी, शिवराम पहलवान। वो सोनखेड़ी से ही सोनखेड़ी से ही, और एक ऐसे स्तर से, ना उनके पास कोई कोच था, ना ही उनके पास साजो सामान थे किसी भी तरह। जो भारतीय पद्धति की कुश्ती है, मिट्टी की कुश्ती, वहां पे ट्रेनिंग करके भी वो राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने में कामयाब रहे। तो कहीं ना कहीं उनमें टीस थी कि मेरे बच्चे या मेरे जो परिवार से हैं वो पहलवान आगे निकले, और वही मिशन। वो आपके उन्होंने आपको इंस्पायर किया और प्रेरणा दी, और आप आज जो जिस मुकाम पर हैं उसकी बहुत बड़ी क्रेडिट उनको है। जी हाँ, बिल्कुल उनको जाता है क्रेडिट, और वही प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए। पद्म श्री मास्टर चंदगीराम के पास हम ट्रेनिंग करने गए तो उनका जब तरीका देखा, तो ये स्टेप बाय स्टेप आपके गोल अचीव करने के तरीके बदल जाते हैं। आप जिनसे प्रेरित होते हैं, कि आज जैसे सुशील कुमार है, तो सब युवा पहलवानों के लिए वो आइडियल है। साक्षी मलिक है, तो इनको देख के सब युवा पहलवान आते हैं मैदान में। कृपाशंकर जी, आप जिक्र कर रहे थे पद्मश्री मास्टर चंदगीराम का। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने सबसे ज़्यादा प्रशिक्षण कहाँ लिया, किससे लिया, और उसका आपकी कुश्ती की तकनीक पर क्या फ़र्क पड़ा? देखिए, जो स्टार्टिंग दौर है, जो शुरुआती दौर है, तो चाचा जी ने ही घर में ही ट्रेनिंग कराई है। उसके बाद जब राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने लग गए तो नेशनल कैंप ऑर्गेनाइज होने लग गए, जहाँ पर हिंदुस्तान के बहुत ही बेहतरीन कोच, विदेशी कोचिज़ के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम होने लगा। और जब उस स्तर से भी हम ऊपर उठ गए तो कोलोराडो स्प्रिंग, जो अमेरिका में है, बुल्गारिया है, रशिया जहाँ पे मिन्स्क है, बेलारूस, तो वहाँ पर भी हमने कैंप ऑर्गेनाइज किए और वहाँ के पहलवानों के साथ जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम किया। तो वहाँ पे और ज़्यादा निखार आया, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करता रहा। भारतीय पहलवानों को क्या सलाह आप देना चाहेंगे, और भारत के जो कुश्ती के जो संगठन है उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो कैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम को चलाएं भारतीय पहलवानों को, कि उनको अधिक से अधिक लाभ मिले? देखिए, अभी की बात करें तो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कुश्ती संघ के, सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह जी हैं, जो गोंडा के हैं, और वो खुद भी अपने समय के बहुत अच्छे पहलवान नहीं, पर स्टेट लेवल और नेशनल लेवल तक वो खेल चुके हैं कुश्ती तो कुश्ती समझते हैं। तो जब ऐसा कोई व्यक्ति जिसने अपनी सारी उम्र कुश्ती की है, और वो अगर अध्यक्ष होता है, तो वो भावना समझता है खिलाड़ियों की। तो उन्होंने काफ़ी कुछ बदलाव किया है। तो कुश्ती के अंदर अभी प्रो रेसलिंग लीग शुरू की है, जो 4 साल से, जहाँ पे हमें युवा पहलवानों को मिले हैं, युवा पहलवान काफ़ी मिले हैं। युवा पहलवानों को पैसा अच्छा मिल रहा है, जिससे उनका डाइट का सारा खर्चा निकल रहा है। इसके अलावा कैंप ऑर्गेनाइज जो हमारे होते थे, वो पहले लिमिटेड होते थे, अब ज़्यादा होने लग गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर स्पोर्ट्स ने हमारा बजट बढ़ा दिया है रेसलिंग का। तो हिंदुस्तान के अंदर गेम की कोई भी खेल है तो उनकी उपलब्धियों के आधार पर A, B और C ग्रेड दिए जाते हैं। पर ये जो अभी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाया जा रहा है, उससे युवाओं को लाभ मिल रहा है, युवा पहलवानों को? बिल्कुल, बहुत लाभ मिल रहा है। नए स्टार हमें मिल रहे हैं आए दिन। जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे थे इंटरव्यू से पहले आपसे ही, कि आप ही बता रहे थे कि बहुत नए नए खिलाड़ी उभर कर आ रहे हैं कुश्ती के अंदर। तो ये उसी का नतीजा है। अगर प्लानिंग ठीक है, तरीका ठीक है, और जो पैसा मिल रहा है उसका सही इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है। इससे पहले नहीं होता था, जब हम करते थे, जब नहीं होता था। इसलिए आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आप कुश्ती की शुरुआत आपने की, जी जी, सोनखेड़ी से आप जब इंदौर आए और
तो उस समय आपको किस तरह की कठिनाइयों का या किस तरह की कमियों का सामना करना पड़ा? आज तो बहुत माहौल बदल गया है कुश्ती के क्षेत्र में, इतने सारे पहलवान आ रहे हैं, नए पहलवान आ रहे हैं, हर प्रतियोगिता में कुछ नए पहलवान उभर के आते हैं। कभी सुशील कुमार चमकते हैं तो कभी योगेश्वर दत्त चमक जाते हैं, कभी साक्षी मलिक है तो कभी फोगट बहने हैं, अनेक नाम हैं कुश्ती में। और हमको लगता है कि अगर हम ओलंपिक में सबसे ज़्यादा कोई पदक जीतेंगे तो कुश्ती में जीतेंगे, या हमको लगता है कि हम निशानेबाजी में जीतेंगे, तीरंदाजी में जीतेंगे। तो जाहिर है कि बहुत माहौल बदला है, एटमॉस्फेयर पूरा चेंज हुआ है। लेकिन जब आपने स्टार्ट किया तब क्या परेशानियां थी, तब क्या चुनौतियां थी? देखिए, बहुत सारी चुनौतियां थी। अगर 1990 दशक की बात करें हम, 90, 95 और सन 2000 की बात करें, तो उस दौरान रेसलिंग मैट नहीं होया करता था जिसके ऊपर ओलंपिक आयोजित होता है। तो आप ऐसा ही सेम कि आप घास फूस में ट्रेनिंग कर रहे हैं और एक्स्ट्रा ट्रैक के ऊपर आप खेलने को मिलता है आपको। तो उतना फ़र्क था। जब हम मिट्टी की कुश्ती खेल रहे हैं तो उसमें स्पीड, इंडोरेंस हमारा कम होता है। जब मैट के ऊपर आ जाते हैं तो वहाँ पर रेसलिंग शूज़, कस्टम, रेफरी, मैट चेयरमैन, जज, इनके ऑब्जर्वेशन पे और नियमों से बंधी हुई कुश्ती के आधार पर खेलना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक स्कोरबोर्ड होता है जहाँ पर विपक्षी पहलवान के कितने अंक हुए, मेरे कितने अंक हुए, टाइम कितना बच रहा है, ये सारा यानी कि एक तरह का बही खाता भी रखना पड़ता है। खेलते हुए एक दूसरे के पहलवान को पछाड़ना है, हम सांस लें या बही खाता रखें, तो ये सारी चीज यानी कितना स्ट्रांग रहना पड़ता है एक खिलाड़ी को। तो मतलब उसको चुस्त, ये चीजें नहीं थी और चपल भी रहना है, बिल्कुल सतर्क रहना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये चीजें नहीं थी। इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड नहीं था, क्योंकि आप अगर इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड देख रहे हैं तो आपके खेलने के तरीके में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। आप रेसलिंग मिट्टी की जगह मैट पे खेल रहे हैं और रेसलिंग शूज पहन रहे हैं और फिर खेल रहे हैं, तो आपके लड़ने के तरीके बदल जाएंगे। तो ये चीजें नहीं थी। और मैं समझता हूं भारतीय खेल प्राधिकरण, जो कि बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, तो उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ियां थी, क्योंकि खिलाड़ियों का जो डाइट का पैसा आता था वो पूर्णतः खिलाड़ियों तक नहीं पहुंचता था। आज तो बहुत ज्यादा जैसे आरटीआई किसी ने डाल दिया, या जागरूकता भी आई है, जागरूकता आई है, और पहलवान भी समझता है कि उसको क्या मिलना चाहिए और क्या मिल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो उस समय बहुत सारी गड़बड़ियां होती थी। अब जो ये आपने बताया कि बड़ी चुनौतियां थी, लेकिन अब जो आप कितने संतुष्ट हैं? अब जो गतिविधियां चल रही हैं खेल संगठनों की, सरकार की, साई की और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की, जो पहलवानों के लिए योजनाएं हैं, पहलवानों के लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, जो कुश्तियाँ लड़ने के लिए विदेशों में भेजा जाता है, विदेशी कोच बुलाए जाते हैं, ये तमाम सुविधाएं जो भारत में मिल रही हैं, उनसे आप किस हद तक संतुष्ट हैं? मैं पूर्णतः संतुष्ट हूं, क्योंकि हमारे खेल मंत्री ही ओलंपिक पदक विजेता हैं। भारत के अगर खेल मंत्री की बात करें, सिल्वर मेडल जीता है उन्होंने। हाँ, उन्होंने शूटिंग में सिल्वर मेडल जीता है। तो एक व्यक्ति जो ओलंपिक चैंपियन है, जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, वो उन स्थितियों में से निकला हुआ है, तो उसे पता है कि खिलाड़ियों को क्या परेशानी आती है। और इसी का कारण है कि हम आज कुश्ती की बात करें, तो सुविधाओं की बात करें और कुश्ती की बात करें, तो हम इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि कुश्ती भारत का एकमात्र ऐसा खेल है जो बैक टू बैक 3 ओलंपिक में मेडल जीत रहा है, खाली हाथ नहीं आ रहे हैं। हिंदुस्तान में और कोई खेल ऐसा नहीं है जो कि पहले ब्रॉन्ज जीता सुशील ने, फिर सिल्वर जीता। 2008 में सुशील ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, फिर 2012 में योगेश्वर दत्त ने जीता और फिर साक्षी मलिक ने जीता। तो कहीं ना कहीं सुशील ने गोल्ड भी जीता, सिल्वर भी जीता। सुशील ने सिल्वर और 2012 में, तो योगेश्वर ने ब्रॉन्ज, सुशील ने सिल्वर। तो ये कंटिन्यू 12 साल तक, यानी कि हर 4 साल में ओलंपिक होता है और एक भी ओलंपिक खाली नहीं जा रहा है। तो निश्चित रूप से पूरे भारत की उम्मीद इस पे जुड़ी हुई है और बहुत ज़्यादा निपुणता आई है, साफ सुथरा काम हो रहा है, और इसी का नतीजा है कि 2020 ओलंपिक में भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करने जा रहे हैं कुश्ती के अंदर। क्या आप अनुभवी आदमी हैं, कोच हैं आप, और बहुत एक्सपीरियंस पहलवान हैं, आपने खुद ने कुश्ती लड़ी है, अब कोचिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपको लगता है कि जो वर्तमान ट्रेनिंग सिस्टम है इसमें कोई परिवर्तन होना चाहिए, इसमें कोई और सुधार की ज़रूरत है? देखो, सुधार जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है वैसे वैसे चेंज भी आता है, और बदलाव करना बेहद ज़रूरी होता है। अगर हम रोज़ दाल रोटी खाएंगे तो हमारी परफॉर्मेंस शरीर की कहीं ना कहीं रुक जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमने, जब डाइट हम चेंज करते हैं तो ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हमारे चेंज होते रहते हैं। ये बताने की ज़रूरत नहीं होती है, ये खोला नहीं जाता है। कोचिंग डिपार्टमेंट एक हमारा अलग है, फिजियो हमारे अलग हैं, डॉक्टर हमारे अलग हैं,
साइकोलॉजिस्ट हमारे अलग है, डाइटिशियन अलग हैं, तो सब लोग अपना अपना काम करते हैं। ये पूरे टीम वर्क है। बिल्कुल, और उसमें हम बदलाव करते रहते हैं कि क्या खाना है। साइकोलॉजिस्ट चाहता है कि वो उसको मारक बनाए, पहलवान में जीतने की इच्छा पैदा करे। बिल्कुल। और डाइटिशियन की जिम्मेदारी है कि उसको हमेशा वो चुस्त चपल बनाए, ऐसा नहीं कि बहुत खा खा के आलसी हो जाए। हाँ, कितनी कैलोरीज लेनी है, कितनी नहीं लेनी है, फूड सप्लीमेंट कितना, तो ये एक पूरा गुलदस्ता बनाना पड़ता है, तब जाके जो है एक पहलवान तैयार होता है। जी हाँ, सिर्फ मेहनत कर ली और दूध घी दही खा लिया उसी से काम नहीं चलता है। कुश्ती में सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी क्या रही है? मेरी? आपकी? कुश्ती में मैं जो सबसे बेहतरीन उपलब्धि मानता हूं, जो कॉमनवेल्थ में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, सबसे बड़ा अचीवमेंट में, सबसे बड़ी। हालांकि मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स 1994 कनाडा विक्टोरिया में भी जीता है, जब मैं अंडर एज था, और उसी के आधार पर भारतीय रेलवे में मेरे को नियुक्ति मिली। और जब 2005 में मैंने मेडल जीते हैं, 2 गोल्ड मेडल, तो लालू यादव जी रेल मंत्री होया करते थे, उन्होंने बुला के और मेरे को प्रमोट किया। तो ये जब खिलाड़ी मेडल जीतता है और पारितोषिक और उपलब्धि हासिल करने पे जो इनाम उन्हें मिलता है, उससे ही खिलाड़ी और ज़्यादा पदक जीतने के लिए उसकी इच्छा शक्ति लालायित होता है। चलिए, आपने जब कुश्ती छोड़ दी, अब आप कोचिंग में आ गए। जी हाँ, ट्रेनिंग में आ गए और उसमें आ गए, रेफरी टेक्निकल डिपार्टमेंट में आ गए। तो उसके बाद से क्या बदलाव हुआ है उपकरण के क्षेत्र में, प्रायोजन के क्षेत्र में, कुश्ती के क्षेत्र में, ट्रेनिंग के क्षेत्र में, ये तमाम तरह की प्रतियोगिता के क्षेत्र में, कोचिंग में, इन सब में तमाम में क्या बदलाव हुआ है और उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत बड़े बदलाव आए हैं, क्योंकि जब हम रेसलिंग किया करते थे, जब फैसिलिटी अलग थी, और जब हम कोचिंग डिपार्टमेंट में आ गए, जब सुविधाएं अलग हैं, और अनुभव लगातार बढ़ता रहता है। जैसे कि रेसलिंग मैट की ज़रूरत होती है, बहुत अच्छे जिम की ज़रूरत होती है, ट्रेनर की ज़रूरत होती है, फूड सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है, मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत होती है। तो इन तमाम सुविधाओं को ये सुविधाएं मिलने लग गई हैं। पहले पहलवानों को सिर्फ डाइट दिया करते थे, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ और फिर स्पोर्ट्स के द्वारा सिर्फ एक डाइट का प्रोग्राम होता था कि इतना खर्चा एक पहलवान में प्रतिदिन इतना खर्चा देंगे। लेकिन आज फूड सप्लीमेंट का भी एक अलग खर्चा दिया जाता है, स्पोर्ट्स किट का एक अलग खर्चा होता है, पहलवान कहीं ट्रेवल कर रहा है उसका खर्चा और बजट अलग है। तो ये बदलाव आया है कि सारी सिचुएशन को हैंडल करता है फाइनेंशियल जो सपोर्ट मिलता है, कि पहलवान को खर्चा पानी कहाँ से मिल रहा है, डाइट का, उसका आने जाने का, उसका ट्रेनिंग का, स्पोर्ट्स किट का, उसके साजो सामान ट्रेनिंग के, तो वो बहुत बड़ा बदलाव आया। फिर रही बात कोचिंग डिपार्टमेंट की, तो कोच जो दुनिया के बेहतरीन कोच हैं, वो आज हमारे भारतीय पहलवानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें हमारे भारतीय रेलवे के कोचिज़ भी हैं, बीएसएफ, सीआईएसएफ, ऐसे डिपार्टमेंट से भी कोचिज़ आके ट्रेनिंग देते हैं। तो काफ़ी कुछ बदलाव उसमें देखने को मिला है। सर, मैं आपके करियर का अध्ययन कर रहा था तो मुझे एक बात बहुत आश्चर्यजनक लगी कि आप जब अपने करियर में बहुत चरम पर थे और लगातार आप मेडल्स जीत रहे थे, फिर आपने रिटायरमेंट लेने की क्यों सोची और आप रिटायरमेंट लड़ने की बजाय आप ट्रेनिंग में आ गए? देखिए, मेरे नाक में फ्रैक्चर हो गया था, 2010 की बात है, जब कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रायल हुई थी। तो ये नाक आज भी मेरी टेढ़ी है यहाँ से ही, और ये मैं समझता हूँ कि ये गहने हैं, जैसे दुल्हन के झुमका, नथनी, पायल, तो ऐसे ही पहलवानों के गहने हैं। अगर कहीं इंजरीज होती है तो वो गहना है एक तरह से। आपका कान भी टूटा हुआ है? जी, कान टूटा हुआ है, ये उंगली टूटी हुई है, ये देखिए बहुत टेढ़ी है। तो इस तरह की इंजरी होना आम बात है, चोट लगना कोई खास बात नहीं। आप रेसलिंग कर रहे हैं और चोट नहीं लगे तो संभव नहीं, हाँ, पर मेजर इंजरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो एक बहुत ही बड़ी चोट के बाद 2010 कॉमनवेल्थ, ये नाक में लगी आपको चोट? हाँ, तो उसके बाद मैंने, हड्डी टूट गई थी आपकी? बिल्कुल, हड्डी टूट गई थी, इधर आ गई साइड में, फिर उसको एडजस्ट करके फिर सर्जरी करनी पड़ी। तो बहुत बड़ी सर्जरी हुई थी नाक की, और उसके बाद मेरा नाक बहुत सुंदर सा हो गया। तो ये कारण भी रहा, और एज फैक्टर भी बहुत डिपेंड करता है कि कुश्ती एक ऐसा खेल है कि आप जब 35-40 साल से ऊपर हो जाएंगे तो आपको रेसलिंग से संन्यास की तरफ जाना ही पड़ेगा। तो सारी उम्र कुश्ती नहीं होती, और उसके बाद डिपार्टमेंटली आप रेसलिंग कर सकते हैं, कोचीज बन सकते हैं, रेफरी बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कुश्ती की सेवा के लिए आप कहीं भी किसी भी रूप में जुड़ सकते हैं। कुश्ती से जुड़ा रहना आपका मकसद था, और आपने खेल बंद करने के बाद आप कुश्ती से दूर नहीं हुए। बिल्कुल, आप दूसरे भूमिका में आ गए। जी। तो
मैं दो एक ही सवाल में दो बात पूछना चाहता हूँ। एक तो ये कि आप अपने कुश्ती खेल जीवन से कितने संतुष्ट हैं, और दूसरा आप अपने टोटल लाइफ से कितना संतुष्ट हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि संतुष्टि कभी भी व्यक्ति को नहीं होनी चाहिए। अगर कोई पहलवान ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतता है तो उसका मन में जिज्ञासा रहनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम मैं गोल्ड मेडल जीतूं। आज मेरे स्टूडेंट साक्षी मलिक ने भी अगर ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक में जीता तो मैं चाहूँगा कि आने वाली जो विनेश फोगाट है, पूजा ढांडा है, गीता तो हालांकि अब संन्यास ले लिया, इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है रेसलिंग में, क्योंकि न्यू रेसलर भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे आ रहे हैं। अपने स्थान को बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है कुश्ती के अंदर, अपनी फिटनेस को। तो कहीं ना कहीं संतुष्टि नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैंने रेसलिंग कैरियर से जहाँ मैं हटा हूँ तो मैं काफ़ी कुछ संतुष्ट था कि मुझे जितना अचीव करना था उतना मुझे मिला भी है। लेकिन जो मैं अचीव नहीं कर पाया ओलंपिक का मेडल, वो मेरे स्टूडेंट, जो मेरे छात्र हैं, वो अर्जित करें। तो कहीं ना कहीं संतुष्टि नहीं है। आपके बेटे, आपके भतीजे, आपके भाइयों के बच्चे भी कुश्ती करते हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। मेरी भतीजी ने अभी कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में मेडल जीता है और नेशनल चैंपियनशिप में 2-3 बार मेडल जीत चुकी है। जूनियर है अभी, तो अभ्यास कंटिन्यू है और भगवान ने चाहा तो वो ओलंपिक का पदक लेकर आएंगे। हाँ, और जहाँ तक संतुष्टि की बात है तो संतुष्टि व्यक्ति को नहीं होनी चाहिए। संतुष्टि होने के बाद तो दी एंड हो जाता है। सेटिस्फेक्शन जो है वो दी एंड की निशानी है। बहुत बड़ी बात कही है कृपाशंकर जी ने। कृपाशंकर जी, आपकी जो पहचान है वो केवल कुश्ती की पहचान तो है ही, लेकिन साथ साथ एक ऐसी कामयाब फिल्म जिसको भारतीय फिल्म इतिहास की बहुत ही कामयाब फिल्म माना जाता है, दंगल, जो सुपर परफेक्शनिस्ट हैं आमिर खान, उनके प्रोडक्शन ने बनाई थी। और वो एक पहलवान की ज़िंदगी पर कहानी थी कि कैसा पहलवान जब वो पहलवानी में असफल हो जाता है तो वो अपनी बेटियों के माध्यम से जो है वो अपने अरमान पूरे करता है और बेटियों को वो पहलवान बनाता है, तमाम समाज की बुराइयों के सामना करते हुए, तमाम लोगों की चिंता ना करते हुए, परवाह ना करते हुए। वो दंगल फिल्म, उस दंगल फिल्म से आप कैसे जुड़े और दंगल फिल्म में आपकी क्या भूमिका रही, उस बारे में मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, हर पहलवान जुनूनी होता है, और जहाँ तक महावीर फोगाट की बात है तो वो एक ऐसा पिता था हरियाणा में जहाँ लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं देते थे, लड़की को पैदा ही नहीं होने देते, पैदा ही नहीं होने देते थे। और ऐसे क्षेत्र में वो भी पुरुष प्रधान खेल, जो कि हिंदुस्तान में कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि महिलाएं कुश्ती लड़ेगी, और उसकी ड्रेस भी जैसे स्विमिंग की ड्रेस होती है, कई लोग बोलते हैं आपत्तिजनक है, तो इस तरह की ड्रेस डाल के कई बार महिलाएं पुरुषों से खेलती हैं, ये भी एक बड़ी बात है। बिल्कुल, ये जो दंगल होते हैं उनमें महिलाएं खेलती है, चुनौतियां देती है और पुरुषों को भी पटकती है। जब गीता बबीता ने मेडल जीता कॉमनवेल्थ गेम्स में, और उनकी जो इतनी बेहतरीन सफ़र रहा है, स्ट्रगल, पिता और पुत्री का जो जुनूनी सफ़र रहा है, जहाँ पर महिलाएं भ्रूण हत्याएं होती है हरियाणा में, तो वहाँ से वे लड़कियां आगे निकली है। लोगों ने ताने कसे कि लड़की होके कुश्ती करा रहे हो, लड़कियों के बाल काट दिए। तो एक जुनून की कहानी है दंगल। पर उस फिल्म से कैसे जुड़ने का आपका अनुभव कैसा रहा, मैं ये जानना चाहता हूँ। कैसा आपको आमिर खान का साथ कैसा लगा, इन सब सना और जो दूसरी हीरोइनें थी उन सब से कैसा आपने रहा आपको? देखिए, जुड़ना बहुत ही आसान था, क्योंकि उनको एक बहुत ही बेहतर कोच की ज़रूरत थी, और मैं भारतीय महिला कुश्ती टीम को ट्रेनिंग दे रहा था, और बहुत आसानी से। आपने रियल में भी ये फोगाट सिस्टर्स को ट्रेनिंग दी है? जी हाँ, मैं रियल लाइफ में भी 2009 से मैं कैंप में कोच रहा हूँ। फिर 2010 में फिर मैं रेसलर के तौर पे आ गया था। फिर 2011 से 15 तक मैं सीनियर भारतीय महिला कुश्ती टीम को कोचिंग देता रहा, जिसमें गीता, बबीता, रितु फोगाट, विनेश फोगाट, पूजा ढांडा, साक्षी मलिक, शिल्पी सेरोन, ये तमाम जो स्टार रेसलर है महिलाएं भारत की, इन सबको तो मैं आपने मतलब रियल लाइफ में भी कोचिंग का काम किया है फोगाट बहनों का, और रियल लाइफ जी हाँ उसमें भी किया है? जी हाँ। तो दंगल फिल्म आई, बहुत सुपर डुपर हिट हुई। एज ए रेसलर, क्या आपको लगता है कि दंगल फिल्म ने कुश्ती पर क्या प्रभाव डाला? दंगल फिल्म देखने के बाद, दंगल फिल्म आने के बाद कुश्ती पर और खासकर महिला कुश्ती पर क्या प्रभाव पड़ा उसका? देखो, महिला कुश्ती पर यह प्रभाव पड़ा है कि हिंदुस्तान के तमाम इंस्टीट्यूशन, अखाड़े, वहाँ पे महिलाओं की तादाद बढ़ गई है। और मेरे सर में ये दर्द हो गया
कि हर दिन 4-5 फ़ोन आते हैं कि हमारी बेटी हम आपको सौंपना चाहते हैं और गीता बबीता की तरह इनको भी बना दो। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मैं नेशनल टीम का कोच हूँ, मेरा खुद का कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ पे मैं खोल के और महिला पहलवानों को ट्रेनिंग देने का काम करूँ। तो मैं महिला टीम को ट्रेनिंग देता हूँ जो कि नेशनल टीम की मेंबर्स है, रेलवेज रेसलिंग टीम को मैं ट्रेनिंग देता हूँ। तो रेलवे में तो आप पुरुष और महिला दोनों को देते हैं? दोनों को देते हैं हम रेलवे। अच्छा, बहुत सारे नए छात्र जैसे कि आप बता रहे हैं, आपसे मिलते होंगे जो कहते होंगे कि सर हमको भी कुश्ती सीखना है। आप जब जाते हो, वही बात कह रहा हूँ कि हर बेटी गीता बबीता बनना चाहती है, हर माँ अपनी बेटी को गीता बबीता। ये फिल्म का बदलाव आया है, जो दंगल के बाद बहुत बड़ा बदलाव जो आया है हिंदुस्तान में, तादाद बढ़ गई है महिला पहलवानों की और हर लड़की गीता बबीता बनना चाहती है और बेइंतहा मेहनत कर रही है और उसी का नतीजा हमें आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी हम जूनियर लेवल पर काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और जब ज़्यादा संख्या किसी खेल में बढ़ जाती है तो आपके पास में ज़्यादा क्रीम मिलेगी और ज़्यादा अनुभवी पहलवान तैयार होंगे। तो क्या दंगल के बाद कुश्ती का क्रेज बढ़ा है? बिल्कुल, बहुत बड़ा है, 7वें आसमान पर है मैं समझता हूँ। और इसका जो रिजल्ट जो हम सोच रहे हैं कि भाई दंगल का क्या प्रभाव पड़ा है, ये आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि हम कुश्ती के अंदर घुसे हुए हैं तो हमको पता चलता है कि कितनी जनसंख्या बढ़ गई है कुश्ती के अंदर खिलाड़ियों की और महिला पहलवानों को। लेकिन ये इतनी ज़्यादा जनसंख्या जो महिला पहलवानों की बढ़ गई है या पुरुष पहलवानों की बढ़ रही है, क्या भारत इन सबको इतनी बेहतर सुविधाएं दे पाएगा? यही एक चिंता का विषय है, क्योंकि अगर खिलाड़ी अपना कैरियर बनाने के लिए कुश्ती को अपनाता है और अंत में उसको कुछ नहीं मिलता, जैसे कि कुश्ती है तो उसमें चोट लगना स्वाभाविक है, और कोई ऐसी इंजरी अगर किसी खिलाड़ी को हो जाती है तो मैं समझता हूं कि स्पोर्ट्स की पॉलिसी में ऐसी कोई स्पोर्ट्स इंजरी जो होती है उसके लिए कोई इंश्योरेंस नहीं है। इंश्योरेंस पॉलिसी, आप एक्सीडेंट हो रहा है, आपको और कुछ हो रहा है तो उसकी पॉलिसी है। पर स्पोर्ट्स इंश्योरेंस पॉलिसी भी होना चाहिए कि अगर आप खेलते खेलते आप ऐसे जीवन भर के लिए आपका करियर खत्म हो गया। जी हाँ। और रमन लामा क्रिकेट में तो हमारे सामने उदाहरण है कि उनको हेड पर बॉल लगी और वो वहीं स्पॉट पे चले गए। बिल्कुल। तो ऐसे कई खिलाड़ी भी हैं जो अनहोनी के शिकार हो जाते हैं और ऐसे अनेक उदाहरण है अनेक खेलों में कि करियर ही खत्म हो जाता है। तो कृपाशंकर कह रहे हैं कि उनके लिए कि स्पोर्ट्स पॉलिसी होना चाहिए। कृपाशंकर जी, मेरा एक सवाल ये भी है आपसे कि आप तो अब पूरी महिला टीम को देख रहे हैं, कुश्ती से जुड़े हुए हैं, छोड़ दीजिए सुशील कुमार, योगेश और साक्षी मलिक को, जो अगला 20 साल है उसमें आपको, या अगला 10 साल है उसमें आपको कौन बच्चे ऐसे दिख रहे हैं जिनका नाम आप लेना चाहेंगे कि जो भविष्य के सुशील कुमार या भविष्य के साक्षी मलिक बन सकते? देखिए, अभी हिंदुस्तान में अगर 2020 ओलंपिक तक के हम जाएं तो उसमें बजरंग पुनिया सबसे बड़ा नाम है कुश्ती के लिए, और अगर आज ओलंपिक कराएं तो बजरंग पुनिया उसमें गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। आज वो इस मुकाम पे खड़े हैं, उनकी फिटनेस लेवल, उनका एंडोरेंस, उनकी स्पीड, उनकी तकनीक इतनी बढ़ गई है कि आज वो दुनिया के हर पहलवान को हराने के लिए कमर कस चुके हैं। तो 2020 ओलंपिक, वो भी आपके शिष्य हैं बजरंग पुनिया? जी नहीं, वो मेरा शिष्य नहीं है, लेकिन वो मेरे डिपार्टमेंट से है, रेलवे विभाग से है। अच्छा, ये नरसिंह यादव वो सुशील कुमार का विवाद है और नरसिंह यादव अभी तक वो क्लियरेंस नहीं हुआ, क्या आपको लगता है नरसिंह यादव में भी वही पोटेंशियल है? देखिए, जब कहीं ना कहीं आप स्पर्धाओं से दूर हो जाते हैं तो आपका मन तो काफ़ी करता है लेकिन आपका तन वहाँ नहीं जाता है। जैसे कई बार कुश्ती में हम पकड़ने के लिए कोशिश करते हैं तो खिलाड़ी क्या है कि कई दिन अगर स्पोर्ट्स से और कंपटीशन, जो एक कंपटीशन फीवर होता है, बुखार होता है, जब आप कंपटीशन, आपसे मैं रोज ट्रेनिंग करूंगा तो वो अलग मेरी मानसिकता रहेगी, लेकिन अब हमारा मुकाबला मंच पे हो रहा है तो एक धुगधुगी सी होती है और एक कंपटीशन फीवर होता है, चाहे आप मेरे से हल्के हो। कंपटीशन फियर होता है और वही फियर जो आपको जिताता है कंपटीशन में। बिल्कुल, तो उसको महसूस करते रहना और उन परिस्थितियों से आगे बढ़ते रहना, तो वो छूटने के बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी जो 2-3 स्पर्धाएं हुई हैं उसमें सुशील पहले राउंड में बाहर हो गए विश्व कप में, विश्व चैंपियनशिप में। जी हाँ। तो क्या आपको लगता है कि सुशील एक बार फिर से ओलंपिक जीतने की हैसियत रखते हैं या अब उनका वक्त गया? मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा कि हमारा जो साल भर एक जैसा ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं होता है और एक जैसा खिलाड़ी पीक पर नहीं होता है,
तो पीक का ग्राफ भी यूं होता है, फिर डाउन जाता है, यूं होता है। किसी भी दुनिया के पहलवान का सिर्फ पीक पे ही चलता रहे ऐसा नहीं होता है। तो कब पीक पर जाना है, किस स्पर्धा में हमने टाइमिंग के हिसाब से, तो उस हिसाब से ट्रेनिंग प्रोग्राम निर्धारित किए जाते हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहले राउंड में बाहर हुए हैं और हो बहुत 10-0 से हारे हैं। बिल्कुल हो जाता है। कई बार प्लानिंग गलत हो जाती है, कई बार दांव उल्टे पड़ जाते हैं, कई बार काउंटर अटैक हो जाते हैं, और उसका पीछा करने में खिलाड़ी लगातार प्रयास करता है, समय निकल जाता है। सेम ऐसे ही कि गलतियों पे गलतियां होती है, समय निकल रहा है, जैसे हमने रेत मुट्ठी में पकड़ी और सारी निकल गई, अंत में कुछ नहीं मिला। तो इस तरह खिलाड़ी अब आपको लगता है कि वो अभी उनका टाइम है, वो एक आध बार और गोल्ड मेडल जीत सकते हैं ओलंपिक में? बिल्कुल, इच्छा शक्ति हो, उनका फिटनेस लेवल वो है, लेकिन अभी वो कंटिन्यूटी ट्रेनिंग कैंप के साथ में नहीं जुड़े हुए हैं, कहीं बाहर अपनी व्यक्तिगत ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उस रूप से मैं बता नहीं सकता। लेकिन अगर इच्छा शक्ति है तो और महिलाओं में आपको कौन सा नाम अभी ऐसा लग रहा है जो बहुत चमत्कृत कर सकता है, आने वाले समय में भारत का फ्यूचर होगा वो? देखिए, विनेश फोगाट, पूजा ढांडा, ये बहुत सी लड़कियां और भी जूनियर लड़कियां आ रही है इनके अलावा भी, तो वे बहुत अच्छा आगे प्रदर्शन करेंगे। साक्षी मलिक के लिए क्या कहना चाहेंगे? साक्षी मलिक भी इनके साथ में ही है, क्योंकि साक्षी मलिक काफ़ी अच्छा कर रही है। लेकिन अब उसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद पहलवानी में कुछ फर्क पड़ता है एग्रेशन में या दूसरी चीज़ों में? बिल्कुल नहीं, शादी होने के बाद तो आप और अच्छे से अपना दिमाग कुश्ती में लगा सकते हैं। तो ये कहना, खासतौर पर जब आपका पति भी पहलवान हो। बिल्कुल, और ये कहना गलत है कि शादी हो गई तो अब आपका करियर खत्म हो गया है। आपकी कंटिन्यूटी कितनी है वो इम्पोर्टेंट करता है आपकी उपलब्धियों को बढ़ाने में। क्या कोई महिला पहलवान शादी हो जाए और माँ बनने के कितने समय बाद फिर वापस अखाड़े में आ सकती है? देखिए, अगर शादी हो गई और माँ बनने के बाद में उसको फिर अपना फिटनेस लेवल ठीक करना पड़ेगा कम से कम, क्योंकि उसके लिए वो चीज़ें नई नहीं हैं। जो हाथ पे डालना, खींचना, धकाना, बॉडी सुकड़ाना, फैलाना, तो वो नया नहीं है। तो उसको फिटनेस लेवल ठीक करना है और विद इन 7-8 महीने के बाद वापस आ सकती है रेसलिंग। ऐसा कोई वर्ल्ड में उदाहरण है कि कोई? ऑस्ट्रेलिया की पहलवान है, मां बनने के बाद में उसका करियर तकरीबन उसने समाप्त मान लिया था। फिर उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स की तारीख डिसाइड हुई थी, जो कि अभी हुए, और उसमें उसने फिर से, क्या आपको उस पहलवान का नाम याद है? रुपिंदर कौर। तो वो भी इंडियन है? बिल्कुल, आप उसको, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलती है? ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलती है, इंडियन है। यहाँ से इंडिया, पंजाब की लगती है। हाँ, 10-12 साल पहले चली गई और वहाँ जाके उसने शादी भी कर ली, फिर बच्ची हो गई उसको एक, और फिर उसने अपना फिटनेस लेवल ठीक किया और फिर कॉमनवेल्थ गेम्स वहाँ से खेली है और जीती है। हाँ, मेडल उसका ब्रॉन्ज मेडल होगा, मेरे को 100% नहीं पता, लेकिन क्योंकि हमारे भारतीय पहलवान तो मतलब ये है कि महिला पहलवानों के लिए ये कृपाशंकर ये बता रहे हैं बिश्नोई जी कि शादी और बच्चे के बाद भी उसके पास करियर है, अगर उसमें इच्छा शक्ति हो और अगर वो बनाना चाहे तो 6-7-8 महीने बाद वो वापस से अपना चमत्कार दिखा सकती है, जैसा कि शेरन विलियम्स दिखा रही हैं टेनिस के अंदर शादी के बाद, और सानिया मिर्जा दिखाने की उम्मीद कर रही हैं बेटे को जन्म देने के बाद। और फिल्म इंडस्ट्री में तो ऐसा होता ही है, करीना कपूर उसका हमारे सामने उदाहरण है। तैमूर के जन्म के बाद वे आई और फिर से कामयाब हुई। तो जब हीरोइन कामयाब हो सकती हैं रील में, तो रियल लाइफ की हीरोइनें भी कामयाब हो सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृपाशंकर बिश्नोई जी आपका हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।